हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सभी को सूर्य सर का हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं सब सभी? आई होप सो सभी घर पे अपना एंजॉय करें। अब तो खैर सेशन ऑफलाइन भी शुरू हो चुकी हैं। तो अभी गाइस जो हम जो शुरू करते हैं कि ऑफलाइन का तो खैर काफ़ी अच्छा है कि सेशन जब शुरू होता है तो उससे कम से कम आई कांटेक्ट आप लोगों से बना रहता है। लेकिन फिर भी क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। क्योंकि कई बार तो ऐसा है कि आप बहुत से ऐसे रिमोट एरियाज में रहने वाले बच्चे हैं जो कि दिल्ली जैसे या मुखर्जी नगर जगह पे आकर अपनी क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि यहाँ पर घटित हो सकती हैं। जैसे आपको पीजी में रहना या बहुत जो है आपका बोर्डिंग एंड लॉजिंग सब कुछ करना पड़ता है, आपको काफ़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाता है। ऐसा भी रहता है। और कई बार ऐसा भी रहता है कि मतलब कि इतना आप समय नहीं दे पाते हैं कि अपने आउट ऑफ टाउन अपने रह पाए, आप घर से बाहर रह पाएँ, या अपने पेरेंट्स के साथ इतना दूर आप नहीं रह पाते हैं, या घर में बहुत से और ऐसी कंडीशन जनरेट होती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी सहारा है ऑनलाइन क्लासेस का। तो कम से कम ये जो वीडियोस होते हैं आप उनको अच्छे से अपने घर पे बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और चीज़ों को बार बार देखने से चीज़ें जितनी बार आप देखते हैं, समझते हैं, वीडियोस को सुनते हैं, उतनी चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ समझ आने लग जाती हैं। तो ऑफलाइन सेशन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप ऐसा नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो भी आप ऑनलाइन सेशन के साथ ये वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस अपने पास रख सकते हैं। और एक अच्छे लंबे समय के लिए आपको अंतराल के लिए मिलते हैं वीडियोस, जिसके अंदर आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ और साइंटिफिक चीज़ों को आप समझ पाएँ। क्योंकि साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमने यहाँ पर सीरीज शुरू की है आपके साथ। तो इनको आप अच्छे से लीजिए और वीडियोस को शेयर करें और उनको बार बार समझें। ठीक है। और आज हम जो शुरू करें केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक हम लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्कोरिंग है ये टॉपिक। और दैट टॉपिक इज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और उससे पहले आपसे फिर से वो कहना चाहेंगे, आई एम अवेलेबल इन मोबिशाला ऐप एंड माई इंस्टीट्यूट कोड इज SURJ7033। और सुरजीत राजपूत जो है, मैं आपके साथ फिर से मुखातिब हूँ इस समय। और अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हमने कार्बन कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा है आप लोगों के साथ। तो अब हम जो नया टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। इसके साथ साथ बीच में हम जो है इसके साइंस टेक के भी वीडियोस भी अपलोड करेंगे आने वाले समय में। तो आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझिए और अपने जो आईएएस का एक जो स्वप्न है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ही दिव्य संकल्प है, कि अपने जो संकल्प आपने मान लिया है कि मुझको एक करना है, तो उसके लिए आप अपना पूर्ण आहुति अपने दें, अपने एफर्ट्स के साथ में प्रयासों को दो। तो ताकि आपके जितने भी प्रयास पॉजिटिव वे में हम जो करवाते हैं, उसके साथ साथ आपके जितने माइंड में ऑप्टिमिस्टिक जो बिहेवियर आपके अंदर कंडक्ट होने लग जाए और आप चीज़ों को आसानी से कर पाएँ। ठीक है, यही हमारा मोटिव है और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और यही कामना हम आपके साथ भी करते हैं कि आप भी इन अथक प्रयासों से प्रयास हम अपना करते रहेंगे और एक दिन अपना जो ध्येय है उसकी प्राप्ति करेंगे, अपने संकल्प को पूर्ण कर पाएंगे। तो इन्हीं विचारों के साथ हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, और दैट्स अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो काफ़ी स्कोरिंग है। और इनको आप कंटिन्यू वीडियोस में भी देखते रहिएगा आने वाले समय में भी। तो शुरू करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु अधातु। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बैकग्राउंड एक बार हम चेंज कर लेते हैं। तो गाइस, जो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री में धातु एंड अधातु की बात करेंगे।
that is metal and non-metal, which one is a very scoring and very knowledgeable topic for you। और आप इसमें देखेंगे कि हम जितनी चीज़ें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज प्रोसेस होती हैं, तो उसमें जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं या जितनी भी आप बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो सभी धातुओं से निर्मित होती हैं। धातु हमारी लाइफ को बहुत ही सहज करते हैं, बहुत ही आसान बनाने का करते हैं। और अब धातुओं के बिना भी हम कल्पना नहीं कर सकते जीवन की, क्योंकि आप छोटे बड़े हर काम के अंदर धातु का उपयोग होता है। चाहे इवन मेडिकल सर्जरीज केसेस हों, उस पर इंस्ट्रूमेंट्स हों तो भी धातु के। अगर हम घर में निर्माण की बात करते हैं तो धातु की, अगर आप यूटेंसिल्स की बात करें तो धातु के, तो है ना। इसके अलावा अगर हम देखें, जो हम सांस लेते हैं चीज़ों में, वो अधातु की जुड़ी चीज़ें हैं। तो अधातु भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धातु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हम इसके बारे में थोड़ा सा आइडियाज लेकर चलेंगे, और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे दिए जाते हैं एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो हम इनको भी समझेंगे बहुत ही आसान शब्दों के साथ। तो शुरू कर रहे हैं धातु अधातु। देखिए, धातु अधातु की अगर हम कल्पना करते हैं, दिस बिलोंग्स फ्रॉम द केमिस्ट्री के अंदर हम इसको कहते हैं एलिमेंट्स, यानी जो तत्व होते हैं, हमारे जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स यानी तत्व, मेड अप ऑफ एटम्स। याद होगा हमने डिस्कस किए थे जब हमने एटम्स के बारे में बताया था। और दीज आर द प्योर फॉर्म, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर प्योरेस्ट इन नेचर, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, यानी एक ही प्रकार के एटम्स या आइडेंटिकल एटम से निर्मित होते हैं। और दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, यानी एलिमेंट्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वन इज द मेटल्स, जिसको हमने बोला था धातु। देन इन बिटवीन देम दिस इज कॉल्ड मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स जिसको हमने उपधातु बोला है। एंड अदर इज नॉन मेटल्स विच इज अधातु, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं, अगर हम देखें, जितने मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। एंड सेकेंडली दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर इतना होता है कि देखिए, आफ्टर लूजिंग देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन दे अचीव द इनर गैस कॉन्फिगरेशन और एंड आल्सो हैव अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि चार्ज ऑन इट्स एटम, यानी एटम के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनात्मक आवेश आ जाता है। तो इनकी खासियत यह है कि इलेक्ट्रॉन खोने के बाद इन पे जितने इलेक्ट्रॉन खोएंगे उतने ही ज्यादा इनके ऊपर क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा, धनावेशित हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा। एंड दीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस आर नोन एज अ कैटायंस, यानी जो धातु होते हैं ये कैटायंस बनाने की क्षमता रखते हैं, राइट। ये आने वाले समय बॉन्डिंग में इसको हम डिस्कस भी करेंगे। जो मेटलॉइड्स होते हैं ये हैव फीचर्स ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, फीचर्स ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल। तो इनमें धातु एवं अधातु के गुण दोनों पाए जाते हैं, धातु एवं अधातु के गुण पाए जाते हैं, यानी दे आर बिहेवियर इनका जो होता है ये दोनों का फीचर्स को लेकर चलता है। ना तो ये प्योरली मेटल्स हैं, ना ही नॉन मेटल्स होते हैं, बट दे हैव द फीचर्स ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स, दोनों का बिहेवियर साथ रहता है। तो ये उपधातु कहलाएंगे, राइट। और जनरली उपधातु जो होते हैं दे इनके अंदर जो आउटरमोस्ट जो शेल होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जनरली जो धातु होती है दे हैव अ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में, आउटरमोस्ट शेल यानी
सबसे बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जबकि मेटलॉइड के अंदर इनके आउटरमोस्ट कोश में, आउटरमोस्ट शेल हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये विशेषता है इसके अंदर। तो इनकी पहचान करने के लिए आप देख सकते हैं इनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि इनके बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु जो होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है इनका, यानी कि ऋणात्मक आवेश में आ जाता है। ऋणात्मक आवेश इनमें पाया जाता है। गॉट इट? तो इनमें ऋणात्मक आवेश पाया जाएगा। नॉन मेटल्स के अंदर ऋणात्मक आवेश होगा। और प्लस इसके अंदर क्या खासियत होती है, द आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल हैव 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके जो बाहरी कोश होता है उसमें 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इनकी पहचान करने के लिए अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कोश में देखेंगे तो इसमें आउटरमोस्ट में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल शब्दों में आपको देखें, और ये इसको हम एक शॉर्टकट मेथड से समझ सकते हैं। आने वाले क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस भी करेंगे कि अगर आपको पहचान करनी हो कि गिवन एलिमेंट आपके पास मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, तो उसको पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक बार उस पर नजर डालें। अगर आप देखते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मेटल जो हमने एटम्स किए थे आपके साथ, परमाणु करवाए थे, तो आप यू कैन चेक आउट प्रीवियस वीडियोस, उसमें आप देख सकते हैं। आपसे हमने जब डिस्कस किया था कि जब इनके आउटरमोस्ट शेल होते हैं तो आउटरमोस्ट शेल में जो सबसे बाहरी कोश होता है, दैट्स कॉल्ड वैलेंस शेल जिसे हम कहते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की है तो वो इसका मतलब मेटल्स होंगे। लेकिन जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी तो 4 का मतलब है वो आपके मेटलॉइड्स होंगे। और जिनके आउटरमोस्ट शेल में जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 या 8 है तो वो नॉन मेटल्स होंगे। अब जो 4 वाले आपने बोला है आउटरमोस्ट 4 शेल, तो उसमें अगर आप अपवाद को देखें तो कार्बन को छोड़ करके जिनके पास 4 शेल है, चाहे सिलिकॉन है चाहे जर्मेनियम है, तो इनके अंदर ये क्या है, हमारे पास उपधातु काउंट होंगे। लेकिन कार्बन उपधातु नहीं है, लेकिन कार्बन जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को छोड़ करके जितने भी होंगे एलिमेंट्स के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर द मेटलॉइड। तो ये ध्यान देने वाला विषय है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि इनके आउटरमोस्ट में आपके पास जो होंगे 5 से 7, 8 की पहचान है आपके पास। इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी आफ्टर, क्योंकि देखिए 2 चीजें हैं, जो मेटल्स हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन लूजर। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं दे एक्वायर द दैट पॉजिटिव चार्ज, उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव बिहेवियर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन गेनर, यानी इलेक्ट्रॉन छीनने वाले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले। और जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे उतना ही यूनिट इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस है। इसलिए जो एटम्स हैं यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ऑलवेज फॉर्म्स कैटाइंस। ठीक है, ऑलवेज फॉर्म्स कैटाइंस, यानी ये कैटाइन फॉर्मेशन करेंगे, इनका कैटाइन फॉर्मेशन होगा। कैटाइन फॉर्मेशन यानी धनात्मक आवेश या धनात्मक आयन बनाएंगे, जैसे कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन है, यानी ये धनात्मक आवेश वाले आयन्स बनाएंगे। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं, और दे मेक्स अ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स,
जिसको हम ऋणात्मक आयन भी कहते हैं, ऋणात्मक आयन, दैट इज कॉल्ड एनायन। ठीक है, तो ये जो एनायन की श्रेणी है हमारे पास, जैसे क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, या अगर हम देखें इसके साथ अगर कोई और आयन है लाइक फ्लोराइड आयन है, ठीक है, तो फ्लोराइड आयन है, तो ये आयंस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और आयंस होते हैं, एनायन जिसे कहते हैं, एनायंस या ऋणात्मक आयन जो होते हैं, दे आर नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, ये इनकी खासियत है। इसके अलावा जो अधातु होते हैं, अधातु ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो अभी इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट्स में मिलेंगे आपको। दैट मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जबकि हमारे मेटल्स होते हैं दे आर ऑलरेडी सॉलिड एक्सेप्ट द मरकरी। और जो कि मेटलॉइड्स होते हैं, इनमें कोई ऐसा एग्जिस्टेंस का संभव का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, और ये जो मेटल्स होते हैं दे आर ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट द कार्बन विच इज इन द इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में है, ग्रेफाइट के रूप में, तभी ये अपना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ऊष्मा को कंडक्ट कर सकता है। अदरवाइज नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर। ठीक है, और जबकि मेटलॉइड आर पार्शियली कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी दे कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो अगर हम देखें जो मेटल्स हैं दे आर कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर, दे आर सेमीकंडक्टर, और दीज आर नॉन कंडक्टर। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने चीजों को थोड़ा सा एक नटशेल में समझा है। अब हम थोड़ा सा डिटेल पार्ट में चलेंगे और डिटेल में वन बाय वन चीजों को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आपके लिए। तो चीजों को जरूर ध्यान से समझिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैटर्स के विषय में, मैटर्स को कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। तो आप देखें, मेटल्स दैट इज धातु। तो सबसे पहले इनकी हम फिजिकल फीचर्स को देखे चलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक गुण। इन भौतिक गुणों में हम समझेंगे कि ऐसे कौन से भौतिक गुण होते हैं धातुओं के पास, जिसके कारण ये टोटली अधातु से डिफर हो जाते हैं, उनके फीचर्स पूरे चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे क्या इनके अंदर विशेषताएं होती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले धातु का जो इंपॉर्टेंस है वो इसकी फिजिकल स्टेट है। दैट मीन्स ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट मरकरी, यानी सभी धातु ठोस रूप में पाए जाते हैं, ठोस रूप में पाए जाते हैं। अपवाद मरकरी, जिसको हम पारा कहते हैं, जो तरल रूप में है। तो आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि मरकरी का जो उपयोग है, मरकरी का उपयोग जो है ये हम जैसे थर्मोमीटर में देखा होगा आपने, थर्मोमीटर में हम इसको यूज करते हैं। मरकरी का जो उपयोग है हम इसमें क्लाइमेटिक की अवस्थाओं की जानकारी के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो मरकरी जो है, आपने वायु दाब का आपने देखा होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, उसकी जांच के लिए हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो मरकरी है इसका काफी इंपॉर्टेंट है, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मरकरी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन इज जो सॉलिड्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल्स, ऑल मेटल्स आर हार्ड,
ऑल मेटल्स आर हार्ड at room temperature except sodium and potassium, which are soft. So they can be cut even with the help of knife. Even with the help of knife. यानी जो जितने धातु हैं, सभी धातु कमरे के ताप पर स्ट्रांग होते हैं. स्ट्रांग मतलब मजबूत होते हैं, या हम इसको कठोर भी लिख सकते हैं. कमरे के ताप पर क्या है? कठोर. तो सभी धातु कमरे के ताप पर कठोर होते हैं. अपवाद में सोडियम तथा पोटेशियम. जो बहुत सॉफ्ट होते हैं तथा आसानी से चाकू के द्वारा भी काटे जा सकते हैं. चाकू के द्वारा भी काट सकते हैं. सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे धातु हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं. तो सॉफ्ट की बात करें तो उसमें सोडियम या पोटेशियम जो होते हैं बहुत सॉफ्ट धातु हैं और इतने सॉफ्ट है कि आप इनको चाकू के द्वारा भी काटे जा सकते हैं. तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं कि विच वन इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल्स इन नेचर. तो नॉर्मली सोडियम पोटेशियम ऐसे बहुत सॉफ्ट मेटल्स के अंदर श्रेणी में जाएगा. इसके बाद एक और अगर हम देखते हैं, इसके गुण की बात करें तो दैट मीन्स ऑल मेटल्स have different reactivity, have different kind of reactivity. All metals have different kind of reactivity. Out of this, sodium and potassium are highly reactive. are highly reactive है, बहुत ज़्यादा reactive है. are highly reactive. That is why sodium kept in kerosene oil while potassium kept in water. यानी सभी धातु में अलग अलग क्रियाशीलता है. परंतु सोडियम तथा पोटेशियम अति क्रियाशील होते हैं. इसलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में तथा पोटेशियम को
पानी में रखा जाता है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि किस मेटल को किस में रखा जाता है, यानी सोडियम पोटेशियम में क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। तो सोडियम पोटेशियम एकदम से, क्योंकि अगर आपने इसे ओपन रख दिया तो ये एकदम वायुमंडल के अंदर जितनी ऑक्सीजन है उससे इमीडिएट रिएक्शन कर जाएगा सोडियम, और रिएक्शन करके एकदम से ये क्या बनाएगा, ऑक्साइड बना लेगा, राइट। वैसे और पानी में अगर रखते हो आप इसको, तो पानी में रिएक्शन एकदम में भी इजिली बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा, क्योंकि सोडियम जो है इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो ये बहुत ज्यादा क्रियाशील मेटल होता है, क्योंकि इट बिलोंग्स टू द, अगर हम बात करें एक ग्रुप फर्स्ट में से बिलोंग करेगा, ग्रुप फर्स्ट में बिलोंग करेगा, और ये जल्दी से पानी से भी रिएक्शन दे देगा, और पानी से रिएक्शन देकर ये हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और ऑक्सीजन से रिएक्शन देकर ऑक्साइड बना लेगा। यानी दोनों कंडीशन में आप इसको नहीं रख सकते, राइट। इसीलिए इसको सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डाल देते हैं। अब केरोसिन ऑयल या जो ऑयल्स होते हैं ये हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, और अब यहाँ पे अगर आपने रख दिया तो ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन या पेट्रोल या इसमें केरोसिन ऑयल में डिजोल्व नहीं हो सकती है, तो जब वो डिजोल्व नहीं होगी तो इसका रिएक्शन एयर से नहीं होगा। दूसरा, अगर आप पानी में डालते हैं तो पानी भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि केरोसिन ऑयल में ऑयल भी के अंदर पानी भी डिजोल्व नहीं होता। तो इसका मतलब अब ना तो पानी से रिएक्शन दे पा रहे हैं ना उसको दे पा रहे हैं, तो उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम इसको केरोसिन ऑयल का उपयोग करते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु को हम केरोसिन ऑयल या पानी के अंदर डिजोल्व करके रख सकते हैं। तो आप रख सकते हैं, किसको रख सकते हैं, हम सोडियम या पोटेशियम को इसके अंदर डिप करके रख सकते हैं लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, तो ध्यान देकर आप चीजों को समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज को हम देखते हैं, ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस, ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी। सभी धातु में चमक होती है। तो धातुओं में जो चमक होती है यह भी इसका बेहतरीन गुण होता है धातु के अंदर। और नेचुरली ये जो गुण होता है, एक प्रकार का ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से कंसेप्ट हम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जब धातु को हम लाइट में रखते हैं, लाइट का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नो व्हाट हैपेंड, सनलाइट की प्रेजेंस में रखते ही जो लाइट इसमें फॉल करेगी, तो फॉल करते ही लाइट, ये लाइट की जो अंदर जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि आपको बताया था एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द एटम्स, और एटम्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अगर हम इसका बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे जाएं, तो जैसे मान के चलो आपके पास एल्यूमिनियम की शीट है, या आपके पास आपका कॉपर की शीट है, या आपके पास लोहे की शीट है, तो अगर आपने इसको लाइट में रखा है, लाइट का मतलब सूर्य प्रकाश में रखा हुआ है, तो जब लाइट इसमें फॉल करेगी तो लाइट के अंदर ये हीट को उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ग्राउंड स्टेट में होते हैं, दे मूव टुवर्ड्स द एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और जब ऐसे करते हैं दे लॉस द हीट लाइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिशन के रूप में लॉस करेंगे, और जिसके कारण ये शाइन करते हैं, चमकते हैं। तो इसलिए ये इनका बेहतरीन गुण होता है। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के साथ। इसके बाद दैट मीन्स अनदर हम कंसेप्ट पे जाते हैं, और वो रहेगा कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट। जो इसकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसमें ऑल मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ malleability, that means in which when they are beaten or hammered, then they can drawn
into thin sheets। ठीक है, तो दैट मीन्स सभी धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण होता है, आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है जिसके अंदर जब इनको पीटा जाता है तो लंबी पतली चादरें बन जाती हैं। ये धातुओं का फैलाव का गुण है, धातुओं का फैलाव का गुण आघात वर्ध्यता कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो मेलेबिलिटी का गुण होता है जिसको हम आघात वर्ध्यता के नाम से भी जानते हैं, आघात वर्ध्यता वह गुण है जब धातु को आप पीटते हैं तो पीटने के बाद क्या होता है, इसकी लंबी चादरें बन जाती है, फाइन लेयर्स में बदल जाता है, क्योंकि इनको पीटने के बाद ये इसमें फैलाव आता है। तो इसी गुण का उपयोग करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों का इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा चपाती को रैप करने के लिए हम जो एल्यूमिनियम फॉइल बनाते हैं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेलेबिलिटी। अगर आपने देखा होगा लोहे की चादरें जो छत पे हम डालते हैं, बहुत सीलिंग पर्पज के लिए डाली जाती है, तो वह भी ए पार्ट ऑफ मेलेबिलिटी है। या अगर आप यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, तो वह भी आघात वर्ध्यता का ही गुण है। या अगर आपने ज्वेलरी की आइटम्स बनाई है तो वह भी आघात वर्ध्यता का गुण है। तो आघात वर्ध्यता जो है पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कारण हम बहुत सी चीज़ों के अंदर बदलाव ला सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बहुत से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि यूटेंसिल्स फॉर्मेशन है, ठीक है, या अगर आप जो सीलिंग डालते हैं लोहे की, या आप जो ज्वेलरी बनाते हैं तो वो किस पर्पस के लिए या कौन सा गुण का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके अंदर हम आघात वर्ध्यता यानी मेलेबिलिटी का गुण यूज करते हैं। ठीक है, चपाती को रैप करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल जिसे हम कहते हैं, तो उसके रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, या सिल्वर फॉइल देखा होगा आपने, जो आपने देखा स्वीट्स को रैप करने के लिए, मिठाई की दुकानों पे जो उसको रैप करने के लिए लगाते हैं, सिल्वर की फॉइल जो होती है, अगेन इज अ बेसिक कंसेप्ट उसका जो है आघात वर्ध्यता का रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो नेक्स्ट है गुण, ऑल मेटल्स हैव द फिजिकल property of ductility, in which when they are hammered, then they drawn into long wire having good tensile strength, तो धातुओं में दैट इज कॉल्ड तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण